नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और जैसा कि आपको पता है कि सामान्य अध्ययन में आप सामान्य विज्ञान की कक्षा पढ़ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सामान्य विज्ञान या जो है जनरल साइंस जो होता है वनडे एग्जाम्स और सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो हम जो है देख रहे हैं 2 लेक्चर हो चुके हैं और हमने शुरुआत की है जीव विज्ञान से या बायोलॉजी से। क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है वो जो है सामान्य विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम क्रम से फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो बराबर चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और जो है चैनल को आप बराबर विजिट करते रहें। हम एक सीरीज बना रहे हैं सामान्य विज्ञान की, आप उसका लाभ जरूर उठाएं। तो 2 क्लासेस हो चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में दोस्तों आपने देखा कि हमने जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से समझा कि वो विषय के रूप में क्या है। उसमें कुछ सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी या बॉटनी कौन है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। हमने जीव विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ शाखाएं देखी और कुछ ऐसे शब्दावलियों को देखा जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। हमने उससे संबंधित कुछ सवाल भी आपको बताए और उनको हल भी करवाया। तो जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस जो भी परीक्षाएं हैं, पीसीएस स्टेट लेवल की, उस स्तर से हम इस क्लास को लेके चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों जो है, आइए आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में, जिसको हम कहते हैं जैव विकास। जैव विकास हम पढ़ेंगे, जिसको थियरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। तो जैव विकास शब्द से आप परिचित होंगे। जीवों का जो विकास है क्रमिक विकास है। निम्नतम कोटि के जीवों से उच्चतम या जटिल जीवों का जीव विकास है, यही है जैव विकास। तो जैव विकास में हमने देखा है कि जीवों की उत्पत्ति, उनके पूर्वजों का इतिहास और उनमें जो क्रमिक परिवर्तन हुए हैं, यही सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा आज का नया टॉपिक क्या है दोस्तों? जैव विकास। हमारा क्या टॉपिक है? जैव विकास। इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे ये है क्या। तो जैसे कि जैव विकास आप समझ गए, ये क्या है? इवोल्यूशन। इसको हम इवोल्यूशन कह सकते हैं। इवोल्यूशन मतलब हम आज थियरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। दरअसल जैव विकास के बारे में दोस्तों बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, लेकिन हम वही परिकल्पना देखेंगे जो आज के समय पर प्रासंगिक हैं और प्रामाणिक हैं। तो जो जैव विकास हुआ है, इसमें सबसे प्रामाणिक परिकल्पना है रासायनिक विकास। रासायनिक परिकल्पना जो है, जो रासायनिक रूप से जैव विकास हुआ है, वही जो है सबसे बड़ी परिकल्पना है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक परिकल्पना जो है ये किसके द्वारा लाई गई, कैसे इसका इतिहास है, एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात आपको ये जानना जरूरी है कि जो वर्तमान प्रचलित मान्यता है उसके हिसाब से धरती का आविर्भाव कब हुआ, हमारी पृथ्वी अस्तित्व में कब आई, आप शुरू से समझने का प्रयास करें। 4.6 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पूर्व। हमारी धरती का जो इतिहास है ये लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व का है। ठीक है, और हमारा जीवन, जब धरती पे जीवन आया, वो लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आया। वर्ष पूर्व मतलब जीवन की जो उत्पत्ति हुई सबसे पहले वो 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब देखिए, एक रशियन वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ए.आई. ओपेरिन। ए.आई. ओपेरिन। ए.आई. ओपेरिन ने जो अपनी परिकल्पना दी उसको पदार्थवाद या भौतिकवाद कहते हैं। वही परिकल्पना के जो सिद्धांत हैं वही सबसे प्रामाणिक हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में। जो जैव विकास हम समझेंगे उसके बारे में जो इनकी परिकल्पना है, पदार्थवाद या भौतिकवाद, यही सबसे प्रामाणिक और सबसे प्रचलित परिकल्पना है। ठीक है, अब उसके हिसाब से देखिए कैसे क्रमिक रूप से जीव का या जीवन का विकास हुआ। इनकी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। ए.आई. ओपेरिन जो है ये वैज्ञानिक है, इनकी एक पुस्तक है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति
जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसी पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि कैसे जीवन जो है विकसित हुआ। देखिए क्रमिक रूप से हम देखेंगे कि सबसे पहले कैसे जीवन आया, इस धरती पे कैसे जीवन आया, एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपने क्रमिक तरीके से न समझा हो। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। तो जैसा कि आपको पता है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व तो धरती अस्तित्व में आई। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, जैसा कि आपने देखा कि 4 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, जीवन अस्तित्व में आया। क्या अस्तित्व में आया, जीवन सबसे पहले अस्तित्व में आया हुआ कितना समय हो गया है, 4 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आई। अब देखिए जीवन जब आया अस्तित्व में तो किस रूप में आया, मतलब सबसे पहले धरती पे जीवन किस रूप में आया। तो देखिए आदिकाल का जो महासागर था, जो आदि सागर था, सबसे पहले उसमें जीवन पैदा हुआ। और कैसे पैदा हुआ, न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में। कैसे, न्यूक्लियो प्रोटीन के एक कण के रूप में, के अणु के रूप में, अणु के रूप में। अब ये न्यूक्लियो प्रोटीन अणु है क्या, एक वायरस जैसा अणु है। वायरस जैसा हम क्यों कहेंगे, देखिए इसको समझिए अच्छे से। जैव विकास में बहुत महत्वपूर्ण वो समय है, बहुत क्रांतिकारी वो समय है, उस पल को आप याद करिए कि ये धरती जो है जीवन रहित थी। वो कौन सा ऐसा पल रहा होगा जब किसी भी निर्जीव पदार्थ से किसी भी सजीव पदार्थ की उत्पत्ति हुई। सोचिए कितना वो क्रांतिकारी पल रहा होगा। कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं कि जीवन में कोई चीज ऐसी होती है जिसमें जीवन आ जाता है तो उसकी कुछ विशेषताएं निर्जीव से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। लेकिन ये कितने कमाल की बात है और कितने आश्चर्य की बात है कि कौन सा वो पल रहा होगा, कौन से ऐसे परिवर्तन हुए होंगे जब एक निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हो गई या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो देखिए आप जैसे आप जीवाणु के बारे में जानते हैं, वायरस के बारे में भी जानते हैं, विषाणु के बारे में, जो कि कोरोना वायरस के बारे में आपने बहुत अच्छे से अनुभव किया होगा, 2-3 साल से आप परिचित होंगे इस शब्द से। तो वायरस जो होता है, वायरस और बैक्टीरिया दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। जब भी कोई निर्जीव कण होता है जिसमें जीवन नहीं होता, जब वो किसी जीवित कण से उसकी तुलना की जाती है तो बहुत अंतर होता है। लेकिन वायरस एक ऐसा कण है, वायरस एक ऐसा कण है, न उसको हम जीव कह सकते हैं न निर्जीव कह सकते हैं, दोनों के बीच की कड़ी है। और जब भी निर्जीव से सजीव का विकास हुआ तो वायरस एक ऐसे कण है जो पूरी तरह से जीवित कणों में नहीं बदल पाए। ठीक है, पूरी तरह से जीवित अणुओं में वो परिवर्तित नहीं हो पाए, तो इसीलिए उनको बीच की कड़ी कहा जाता है। हम अगले अध्याय में आपको इसके बारे में और विस्तृत बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो वायरस इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन के अणु थे ये वायरस जैसे थे, मतलब पूरी तरह से इसमें जीवन नहीं था लेकिन जीवन की एक अवस्था ही थी। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या था, इनमें पोषण कैसे था। यहाँ पर आपने देखा कि 4 अरब वर्ष पूर्व जो है धरती पे जीवन आया। कहाँ पर आया, आदि सागर में, जो पुराने महासागर थे उन्हीं के जल में ये जो है प्रोटीन का कण पैदा हुआ, न्यूक्लियो प्रोटीन का कण पैदा हुआ। अब देखिए जब कण पैदा हो गया तो जाहिर सी बात है पोषण की, न्यूट्रिशन की जरूरत तो पड़ेगी। तो पोषण के लिए 2 तरीका था। पहला तो स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा क्या है, परपोषण। स्वपोषी जो जीव होते हैं इनको क्या कहते हैं, आप ये समझिए, जो भी जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं इनको ऑटोट्रोफिक और इनको हेटेरोट्रोफिक। देखो ये क्या है दोस्तों, ये समझने का प्रयास करें। जब आप देखते हैं कि हमारे धरती पे ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, सर्वप्रमुख स्रोत और सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूर्य से जो कार्बनिक या प्रकाशीय ऊर्जा आती है तो पौधे इसको जो है ग्रहण करते हैं और फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे उनमें पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित जिसको कहते हैं, वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, प्रकाश उनको सूर्य से उपलब्ध होता है, जल और कुछ खनिज लवण होते हैं जिससे वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं।
और उनके कुछ विशेष भागों में पौधों के वो भोजन इकट्ठा होता है। तो पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे चूंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं तो ये स्वपोषी होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक कहते हैं। ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन होता है यह स्वपोषण है, और ऑटोट्रोफिक जो होते हैं जो भी जीव उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन हरे पौधों के अलावा जितने भी जीव होते हैं वो परपोषी या हेटेरोट्रोफिक कह जाते हैं। जैसे चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी। अब खरगोश जो है जो पत्तों पे या पौधों के भागों को खाकर जीवित रहता है तो वो शाकाहारी भी है और क्या है, वो परपोषी है। प्रथम उपभोक्ता है, तो उसको जो दूसरा जानवर खाएगा तो वो मांसाहारी होगा। लेकिन शाकाहारी मांसाहारी सारे जीव क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, जो अपने भोजन के लिए या तो पौधों पर निर्भर रहते हैं या शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये हम आगे जब कभी पढ़ाएंगे तो आपको फूड चेन पढ़ाएंगे, खाद्य श्रृंखला, उसमें ये चीजें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। यहाँ हमने ये समझा कि स्वपोषण और परपोषण क्या है, ये आपने देख लिया। यहाँ पर जानना इसलिए जरूरी था कि जब वो कण जो जीवित कणों में बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात उन्हें पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। तो पोषण के लिए अगर स्वपोषण होगा तो जो है वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। जैसे नील हरित शैवाल आप देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है समुद्र में, तो ये क्या करती है, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाती है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी उसने क्या किया, अपना भोजन खुद बनाया। और बाकी जो जीव थे जो परपोषण के माध्यम से किसी दूसरे जीव पे या शैवाल पे निर्भर थे, वो क्या कहलाए, वो परपोषी कहलाए या हेटेरोट्रोफिक जीव कहलाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। मतलब पोषण की दो प्रक्रिया, स्वपोषण और परपोषण। अब देखिए पोषण तो हो गया, अब इसके बाद इनका विकास कैसे हुआ हम देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक आपने देखा कि 4 अरब वर्ष पूर्व जो है ये जीवन हमारा शुरू हो गया, हमारा नहीं उन जीवों का क्रमिक विकास शुरू हो गया। अब आगे क्रम से देखते हैं, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि पोषण इनके लिए आवश्यक हो गया क्योंकि उनमें विकास के लिए पोषण आवश्यक होता है। ठीक है, पोषण देखिए किस लिए आवश्यक होता है, पोषण इसलिए आवश्यक होता है ताकि जब कोई जीव अपने जीवन में बदलता है, निर्जीव से जीव में बदलता है, जाहिर सी बात है यही हुआ जैव विकास में, तो उसे अपने जीवन की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पोषण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इनमें से जिन्होंने जो है पोषण प्राप्त किया, जिन्होंने पोषण प्राप्त किया, तो इसमें देखिए एक वायवीय कण थे, वायवीय थे, एक अवायवीय थे। ध्यान दीजिएगा, वायवीय और अवायवीय में अंतर क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि स्वपोषण वाले जो जीव थे, जो मतलब अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते थे, उनके लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता उनको श्वसन के लिए पड़ती है, रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस वो करेंगे तो क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये सारी गैसेस हैं जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पौधे भी जो है भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण में तो CO2 यूज करते हैं, लेकिन वो श्वसन में उसी तरह जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जैसे हम जैसे जीव करते हैं। ये कभी कंफ्यूज मत करिएगा। तो अगर देखिए वायवीय श्वसन का मतलब हुआ जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करेंगे तब जो है अवायवीय जीव कहलाएंगे, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ये श्वसन करेंगे तब ये अवायवीय जीव कहलाएंगे। तो सबसे पहले अवायवीय जीव, क्योंकि ऑक्सीजन भी धीरे धीरे बनी। ऑक्सीजन कैसे बनेगी, आप ऐसे समझिए, महासागर था, महासागर में जब ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल पैदा हुए तो जब उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हुई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सारे अवयवों की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो जाहिर सी बात है एक उत्पाद ऑक्सीजन गैस भी होती है। जैसे कि आप देखते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन निकालते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन निकालते हैं, इसी ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में कुछ जीव ग्रहण करते हैं जिनमें वायवीय श्वसन होता है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है श्वसन के लिए। इस तरह जीवों का विकास होता चला जाता है। तो मतलब दो तरह के जीव थे, पहले अवायवीय जीव आए जिन्होंने वायवीय जीवों का अस्तित्व जो है स्थापित किया। ठीक है, अब देखिए पोषण की यह प्रक्रिया तो आपने समझ ली। अब देखिए कुछ ऐसे जीवाणु थे जिनमें जो है कला का जो है विकास हुआ। कला का मतलब क्या है, कला का मतलब है झिल्ली। कला का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन या झिल्ली। मतलब सबसे पहले जो जीवाणु पैदा हुए उनको क्या कहा जाता है,
प्रोकैरियोटिक। क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब वो जीव होते हैं जिसमें केंद्रक जो है बहुत विकसित नहीं होता और केंद्रक जो है बाकी जीव द्रव्य से अलग नहीं होता। जैसे ऐसे समझिए, ऐसे कोई जीव है, ये बीच में केंद्रक है, तो पहले तो इसमें केंद्रक बहुत सुव्यवस्थित नहीं होगा और इसका बाकी जीव द्रव्य से अलग होने के लिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन, जो केंद्रक कला होती है, केंद्रक के चारों तरफ एक केंद्रक भित्ति होती है, उसका अभाव होता है। मतलब अल्प विकसित जीव होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक के बाद जो है दूसरी कैटेगरी क्या है? यूकैरियोटिक। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रम का याद रखिएगा। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीव विकसित हुए और उसके बाद यूकैरियोटिक जीव विकसित हुए, जिसमें स्पष्ट केंद्रक कला की उपस्थिति थी। ठीक है, तो ये आप क्रम समझिएगा। पहले अवायवीय जीव पैदा हुए, उसके बाद वायवीय जीव पैदा हुए जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर सकते थे, उसके बाद प्रोकैरियोटिक मतलब अल्प विकसित जीव पैदा हुए जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं था, जिसमें स्पष्ट केंद्रक कला का अभाव था, और बाद में यूकैरियोटिक, या ये करीब 2 अरब वर्ष पहले की बात है। 2 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे जीवाणुओं की और जीवाणुओं सदृश और सारे जो है जानवरों की और जीवों की, ढेर सारे ऐसे विभिन्न किस्म के जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। और ये कब हुआ? ये 2 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ। ठीक है, तो ये क्रमिक विकास है। किस तरह जो है क्रमिक विकास हुआ, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो कुछ चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी कि आदि सागर में सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में जो वायरस सदृश कण थे, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति हुई और किसी निर्जीव कण से ही एक जीवन पैदा हुआ। ठीक है, अब जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो उसके लिए पोषण आवश्यक था। तो पोषण स्वपोषण भी हो सकता है और परपोषण भी हो सकता है। स्वपोषण कैसे होगा? जब कोई भी जीव अपना भोजन खुद बनाएगा, जो कि केवल प्लांट ही कर सकते हैं, मतलब नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, जब फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाएगी तो वो स्वपोषी कहलाएगी, जिसको हमने देखा ऑटोट्रोफिक। और परपोषीय हैं जो दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मान लीजिए जो शैवाल खाने वाले छोटे छोटे जीव या छोटे छोटे जीवाणु हैं, उन्हें परपोषी कहा गया। ये बात क्लियर हुई। और दूसरी चीज, वो जब श्वसन करना शुरू किए तो अवायवीय श्वसन करने वाले, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति तो थी नहीं, जब प्रकाश संश्लेषण होने लगा और CO2 जो है O2 में बदलने लगी, O2 जो है CO2 को ग्रहण करके जब फोटोसिंथेसिस हुआ और O2 जो है रिलीज होने लगी, तब फिर वायवीय जीवों का आविर्भाव हुआ। और उसके बाद जो है सबसे पहले प्रोकैरियोटिक या अल्प विकसित कोशिका वाले जीवों का जन्म हुआ और उसके बाद जो है फिर अगले क्रम में यूकैरियोटिक का जन्म हुआ। अगर इस क्रम को आप समझ लेते हैं और इस चीज को अच्छे से, आपको ये चीज समझ में आ रही है इसका क्रम कि जैव विकास कैसे हुआ, तो ये चीज समझ लीजिए, हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ। अब जैव विकास में बहुत सारी अवधारणाएं हैं, जिसमें आप ये जान लीजिए कि तर्कपूर्ण जो अवधारणाएं हैं, मतलब लॉजिकल जो अवधारणाएं हैं, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हैं, आपने लैमार्क का नाम सुना होगा। लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज, ये लोग ऐसे हैं जिनका जैव विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लैमार्क के बारे में। ये आपको जैव विकास का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया। AI ओपेरिन का नाम आप याद रखिएगा। AI ओपेरिन रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन वैज्ञानिक थे, जिनका जो पदार्थवाद या भौतिकवाद है, पदार्थवाद या भौतिकवाद, ये सबसे आधुनिक और सबसे प्रामाणिक परिकल्पना है जैव विकास के बारे में। ठीक है, ये आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि आगे जो है सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना किसकी है। ठीक है, अब वो है हमारे लैमार्क। ठीक है, नाम इनका पूरा क्या है? इनका नाम क्या है? जीन डी बैप्टिस्टे लैमार्क। जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, ये इनका पूरा नाम है। कहाँ के वैज्ञानिक हैं ये वैज्ञानिक थे फ्रांस के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये फ्रांस के।
अब पिछली कक्षा में मैंने आपको लैमार्क और ट्रेविरेनस का नाम बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। यहाँ हम लैमार्क की वो परिकल्पना के बारे में बात करेंगे जो जैव विकास से संबंधित है। जो जैव विकास से संबंधित परिकल्पना है हम उसकी बात करेंगे। आइए देखते हैं वो परिकल्पना क्या है। इनकी एक पुस्तक है 1809 में। 1809 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। क्या नाम है उस पुस्तक का? फिलॉसफी जूलॉजिक। महत्वपूर्ण है, ये तथ्य महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में सीधे पूछा जाता है कि ये पुस्तक के रचयिता कौन है। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनकी यही पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है जैव विकास का। ठीक है, तो ये एक तथ्य हो गया, आप इसको याद कर लें। अब देखिए लैमार्क ने कॉन्सेप्ट क्या दिया। ठीक है, लैमार्क ने कॉन्सेप्ट क्या दिया। अब देखिए इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट क्या है जैव विकास के विषय में, वो समझिए क्रम से। देखिए महत्वपूर्ण तो इनका 2 ही पॉइंट है, लेकिन आप समझिए। पहला है बड़े होने की प्रवृत्ति, बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरा क्या है? तीसरा इनका है ये अंगों की उपयोगिता या अनुपयोगिता। क्या है? उपयोगिता या अनुपयोगिता। और चौथा क्या है? लक्षणों की वंशागति। ये जो 4 पॉइंट हैं ये किसके हैं? लैमार्क के। लैमार्क वाद पुस्तक इनकी क्या है? फिलॉसफी जूलॉजिक। फिलॉसफी जूलॉजिक में याद रखिएगा, ये पुस्तक का नाम याद रखिए और लैमार्कवाद क्या है ये याद रखिए। 4 पॉइंट आप समझ लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 2 पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इन्हीं की चर्चा प्रायः होती है। तो लैमार्क का जो जैव विकास का सिद्धांत है उसमें इन्होंने क्या कहा? बड़े होने की प्रवृत्ति। इसका मतलब यह है कि कोई भी जीव जो होता है वो अपने विकास के क्रम में बड़ा होता है, मतलब वृद्धि की उसमें संभावना भी होती है और स्वाभाविक प्रवृत्ति भी होती है। तो ये सबसे पहली बात है। वातावरण का सीधा प्रभाव, मतलब ये सामान्य सी बात है कि जिस वातावरण में जीव जन्म